सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को वर्तमान भारतीय समाज के नवीन जो प्रश्न पत्र है हम लोग का, कुछ प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था और बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं हम सब आज उसको देखेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ तक कर रखा है, किया था कि डॉक्टर मारिया मोंटेसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था। यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है। आज हम लोग सेकंड वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से प्रश्न पत्र को स्टार्ट करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं, आए हुए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। और आप लोगों का एग्ज़ाम फेब लास्ट में होगा, फेब लास्ट में होने की चांस है, फेब लास्ट में होगा और जनवरी आप लोगों का निकल जाएगा, आप सभी को पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या नोटिस है एग्ज़ाम की, कुछ भी जो मतलब सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है या फोर्थ सेमेस्टर से, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें अपडेट की जाती है। फर्जी की वीडियो नहीं बनाई जाती कि पेपर अब है तब है। बार बार वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं है। एक बार बता दिया गया है कि हाँ फेब लास्ट में होने की चांस है, और अगर कोई नोटिस आती है उससे पहले एग्ज़ाम की डेट की, तो उसको पहले ही आपको बता दिया जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, चैनल से हमारे जुड़े रहिए। साथ में एक लड़की ने मेरा नाम पूछा था, तो मैं उसको बताना चाहूँगी कि जिस दिन 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं आपको अपना नाम भी बताऊंगी, अपनी क्वालिफ़िकेशन भी बताऊंगी। इसलिए तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट फ़ैब में 100%, अगर फ़ैब में नहीं भी हो रही है तो मार्च में तो हो ही जाएगी ना। तो आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है आप सभी के पास। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन से कि समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। समाज की परिभाषा आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता हो। हाँ, कुछ ऐसे हैं मनोवैज्ञानिक जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, इससे ये आपको इजी हो जाएगा कि हाँ देखिए अब समाज की एक उपयुक्त परिभाषा किसने दी, मैकावर ने, और किसने दी, पेज के अनुसार। इन दोनों लोग का नाम पता है। अब समाज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर किसी को पता है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को थोड़ा इनसे समझ के और अपनी भाषा में आप लिखिए, आपको 100% पूरा नंबर मिलेगा। समाज क्या है कि समाज लोकचार एवं विधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह तथा वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। देखिए समाज क्या कह रहा है कि हमें लोकचार हो बनाए रखना चाहिए, प्रभुत्ता यानी एक समान हम लोग को रहना चाहिए, पारस्परिक सहयोग करना चाहिए, है ना, समूह तथा वर्गों में मानव व्यवहार होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, स्वच्छता की व्यवस्था होनी चाहिए, सतत परिवर्तनशील, जटिलता, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? इसे ही समाज कहते हैं। समाज क्या है, देखिए समाज में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में जब हम लोग निकलते हैं तो हम लोग जात धर्म भूल के आपस में बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और समाज के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। हमें समाज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें समाज में रहना है, तो समाज में रहने के लिए हमें एक दूसरे से पारस्परिक सहयोग भी बनाए रखना चाहिए। तो ये मैकावर एवं पेज के अनुसार उन्होंने भी यही कहा कि समाज लोकचार तथा कार्यविधियाँ, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है ना, व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्थाओं को हम समाज कहते हैं। जो सतत चलता आ रहा है, परिवर्तनशील है, जटिल है व्यवस्था, मतलब क्या है, जो सतत चल रहा है उस परिवर्तनशील। देखिए समय के साथ समाज में भी परिवर्तन होता रहता है, कुछ कठिन होते हैं, कुछ आसान होते हैं, तो उन सबको अपनाते हुए एक व्यवस्था में चलना ही क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। समाज क्या है, एक संबंधों का जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। तो समाज के अकॉर्डिंग हमें चलने के लिए समाज में होने वाले परिवर्तनों को भी हमें अपनाना पड़ता है। इसीलिए इन्होंने कहा भी है कि समाज संबंधों का एक जाल है और सदैव बदलता रहता है। तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शिक्षा को प्रभावित करने वाली प्रमुख कारकों को लिखिए। परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार आदि।
क्या है? परिवार, समाज, विद्यालय एवं जनसंचार आदि। ये सब क्या हैं? शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक है। क्या क्या है? देखिए, परिवार है, परिवार से भी समाज को क्या कह रहे हैं? शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। परिवार शिक्षा को बहुत प्रभावित करता है। आप देखिए कि अगर किसी घर में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो उस घर में ज़्यादा चांस होता है कि बच्चा आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा माहौल मिल रहा है अपने परिवार से। और वहीं जिस घर में मतलब पेरेंट्स नहीं पढ़े हुए हैं, तो उस घर के बच्चे बहुत कम ही आगे ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते हैं। अगर उस फैमिली मेंबर में 10 लोग हैं, तो 10 में अगर 4 बच्चे हैं, 4, तो उसमें में से सिर्फ एक ही निकलता है। क्यों? क्योंकि देख रहा है कि हमारे यहाँ तो ये काम किया जा रहा है, वो काम, मतलब उसके फैमिली मेंबर में जो काम लोग कर रहे हैं, वो उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। अगर एक फैमिली मेंबर में 5 लोग हैं और 5 के पाँचों पढ़े हुए हैं और वहाँ पे 4 बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए, तो उस 4 में 3 बच्चा ज़रूर पढ़ेगा, एक शायद ही ऐसा निकल जाए जो ना पढ़े। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब एक ही माइंडसेट के होते हैं, सब अलग-अलग माइंडसेट के होते हैं। बट परिवार का बहुत ज़्यादा रोल होता है शिक्षा। शिक्षा को बहुत प्रभावित करता है परिवार, समाज भी करता है। अगर क्या होता है कि अगर अगल-बगल के लोग, हम लोग निकलते हैं बाहर, आप लोग ही निकलते हैं, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? या तो आपकी फैमिली से मिलेगा, या तो आपके समाज से मिलेगा, आपके आस-पड़ोस से मिलेगा। अगर आपके आस-पड़ोस में पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं और आप एक इकलौते पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप 10 में 5 भी नंबर ले आएँगे, अरे! मैं तो इतना नंबर लेके आया, क्यों? क्योंकि आपके आस-पास कॉम्पिटिशन ही नहीं है, आपको कॉम्पिटिशन पता ही नहीं है, तो आप वहाँ के राजा हैं। क्या हैं? राजा हैं। बट वही आपके समाज में अगर एक बच्चा पढ़ने वाला है और वो 10 में 10 नंबर लेके आ रहा है, तो आप भी सोचेंगे कि अगर इसका 10 में 10 आया है, तो मेरा भी 10 में 10 आना चाहिए। नहीं तो पापा से मार पड़ेगी, है ना? तो समाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। विद्यालय, बच्चे विद्यालय में ही पढ़ने जाते हैं। अगर विद्यालय में उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो बच्चे की शिक्षा प्रभावित होगी या नहीं होगी? बच्चा जा रहा है विद्यालय, तो वो जा रहा है, बट उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। क्या विद्यालय वाले उस पे ध्यान नहीं देते हैं? बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो शिक्षा को प्रभावित कर। राज्य एवं जनसंचार राज्य के माध्यम से भी शिक्षा को मतलब शिक्षा प्रभावित हो रही है। जनसंचार के माध्यम से शिक्षा प्रभावित हो रही है। तो ये सारे क्या हैं? शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? लोकतंत्र में जाति, धर्म का रंग, भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को, है ना, सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। क्या कह रहा है कि शिक्षा में सार्वभौमिकरण का क्या आशय? देखिए, शिक्षा हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह सार्वभौमिकरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम समाज में निकल रहे हैं, तो हमें ना रंग का मतलब भेदभाव करना चाहिए, ना धर्म जात का भेदभाव करना चाहिए। देखिए, आप स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, कॉलेज में अब आ गए आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में नहीं गए होंगे, कॉलेज में भी आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे आपको एक समान मिले होंगे, नहीं। कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल ज़्यादा रहा होगा, तो कुछ का कम रहा होगा, तो कुछ एकदम मंद रहे होंगे। हर बच्चे का अपना अपना आईक्यू लेवल, आप पढ़ रहे हैं, आप बीटीसी कर रहे हैं, हो सकता है आपके सर्कल में, आसपास में कोई आपके साथ का तो हो सकता है वो चीज़ें आपसे जल्दी समझ लेता हो, आप थोड़ा लेट में समझते हो सकता है कि आप लिखते ज़्यादा हो, बट वो आपसे ज़्यादा नंबर ले आता हो। कुछ कला उस बच्चे में हो, कुछ आप में ना हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर इन चीज़ों में कैटेगराइज कर दिया जाए, तो भेदभाव होने लगेगा। बच्चा क्या करेगा? उसको सेफ फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अगर विद्यालय में भेदभाव किया जाए, तो बच्चे विद्यालय ही ना जाएँ। क्यों? कहा जाएगा, अरे हमें ये चीज़ आता नहीं, इसलिए हमें किनारे कर। अरे, बच्चा स्कूल जा ही क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि उसको एक समान होना है, लोगों के बराबर होना, इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जाति, धर्म का रंग, भेदभाव या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसका विकास एक समान अवसर प्रदान किए जाना चाहिए।
इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान की धारा 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा भी गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान पर किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति या रंग, भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी विद्यालय हो ये नहीं कह सकता है कि आपका रंग नहीं अच्छा है, आप अच्छे घर से नहीं है, इन सब कारणों से आपको विद्यालय से एडमिशन लेने के लिए नहीं मना किया जा सकता है। भेदभाव से ऊपर होकर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? बाल श्रम क्या है? बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। चाय व रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं। कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकान तथा घरों में बालक कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है और घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। ये है बाल श्रम। बाल श्रम बहुत देखा जा रहा है कि अधिकतर बच्चे से कार्य कराया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्ग, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनतांत्रिकी की प्रमुख तत्व, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक सामाजिक विकास इत्यादि की जानकारी दी जाती है। मतलब आस पड़ोस तत्व हैं जो उन सभी के बारे में समाज को की जानकारी दी जा रही है कि इससे अवेयर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत हैं? तो धूल है, आंधी है, तूफान है, आंधी है। ये क्या है? वायु प्रदूषण के मूल स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। देखिए, जल संचय आप करके रखेंगे तो वो आपके लिए उपयोगी होगा, आपके सिंचाई में भी काम आ सकता है। आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे उन चीज़ों की ज़रूरत आती है। भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता को भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसका अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जल को बचाना चाहिए, यानी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। यही जल का संरक्षण है। क्या करना चाहिए कि हमें व्यर्थ में जल का वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जल को बचाना चाहिए। औद्योगिक कार्यों में इसका प्रयोग होता है और कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नाम उल्लेख कीजिए। समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं इत्यादि। जनसंचार मतलब दूर दूर तक के जो जनसंचार को हमें यंत्रों के माध्यम से जो साधनों का उल्लेख किया गया है तो वो क्या है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? महात्मा गांधी हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया है कि जल संचयन की उपयोगिता बताइए। चलिए देख लेते हैं कि जल संचयन की उपयोगिता। वहाँ पे जल संचय की बात की गई है, यहाँ पे उसकी उपयोगिता। तो भारत में जल का प्रमुख उपयोग वही चीज़ है, जल की सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि कार्य में वृद्धि हुई बल्कि भूमि की उपयोगिता में वृद्धि हुई। इस प्रकार खाद्यान्न उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती गई। फिर से क्वेश्चन आ गया, आप लोग देख लीजिएगा। PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि परसों मैंने जो क्लास कराई थी उसका और ये आज मैं इसको कंप्लीट करा दूँगी और आप लोग जाके वहाँ से PDF ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छात्र छात्रों में मूल्यों का विकास है तो कौन से जनसंचार साधन है? आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, टेप रिकॉर्डर है, समाचार है, पत्र पत्रिकाएं, चलचित्र आदि। छात्र छात्रों में मूल्यों के विकास हेतु मूल्य विकास, देखिए दूरदर्शन के आधार से हम बहुत देश विदेश की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, तो इससे क्या हुआ है? मूल्यों का विकास हुआ। ऐसा नहीं कि आपको एक देश की जानकारी हो रही है, आप घर बैठ के कई देशों की जानकारी ले सकते हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का असर पृथ्वी के ताप में
क्रमशः आने वाली वृद्धि से। किसमें? पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से कहा गया है। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए और दयावान होने चाहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया? तो वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा का आशय बताइए। तो बालिका शिक्षा से आशय है कि सभी बालिकाओं में शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त हो तथा बालिकों की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण रखे जाएं। आप लोग ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं और चले जाते हैं। अरे वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम फेब लास्ट में होना है और जनवरी निकल जा रहा है, जनवरी चला जाएगा, आप सभी को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अनौपचारिक मैंने आप सभी को बताया था कि अनौपचारिक औपचारिक दोनों में से एक प्रश्न आएगा जरूर, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। अनौपचारिक क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जीवन से संबंधित उन अनुभवों से है जिन्हें बिना किसी व्यवस्थित प्रयास संस्था संबंधित प्राप्त किए जाते हैं। इसमें क्या है कि आपको ना तो किसी पाठ्यक्रम की ज़रूरत है, ना किसी विद्यालय की ज़रूरत है, ना टाइम। आपके अगल बगल घर में जो भी शिक्षाएं मिल रही हैं वे सभी आपकी क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? जो आपके विद्यालय में प्राप्त हो रही वे सारी शिक्षाएं क्या है? औपचारिक शिक्षा हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग परेशान मत होइए, मैं आपको अपना नाम ज़रूर बताऊंगी, अपनी क्वालिफ़िकेशन भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। जिस दिन 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको अपना नाम, अपनी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर बताऊँगी। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, चाहे इस चैनल से चाहे जहाँ भी आपको समझ में आए आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अभी आराम से बैठे हैं तो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो प्लीज़ तैयारी करिए। कुछ पेपर हैं जैसे आपका मैथ हो गया, अधिकतर बच्चों का वीक होता है, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अधिकतर बच्चों के वीक होते हैं। तो आप सारे सब्जेक्ट ना पढ़ के सारे सब्जेक्ट ना पढ़ के इन 3 पेपर पे तो अभी ध्यान दे ही सकते हैं ना। मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, साइंस पढ़िए। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र हैं जिसको ज़रूर देखिए और साथ में PYQ को ध्यान रखिए, क्योंकि PYQ से क्वेश्चन आएगा ज़रूर और आप लोग बाद में फंसेंगे ज़रूर। आप लोगों का बैक भी लगेगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बच्चों का बैक लगा है, तो इसलिए आप ऐसा मत करिए, तैयारी ज़रूर करिए। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।